हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। आप सभी जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्यारे बच्चों वायु। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, वायु जो आपका ये चैप्टर है, इस वायु चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आप लोग को नोट्स भी दूंगा इसका। ठीक है, तो आज मैं इसका नोट्स ही लेकर आया हूँ। मतलब पूरा चैप्टर को मैंने पढ़कर जो निचोड़ नोट्स है बाबू, वो निचोड़ नोट्स को निकाल बना लिया हूँ, और वो नोट्स से आपको पूरा चैप्टर को मैं क्या करूँगा, समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो पूरा क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। ठीक है, नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। अगर आप लोग पहले चैप्टर दूसरा चैप्टर वगैरह का नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, हम आप लोग को जो है ना आज सभी चैप्टर का पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ से आप लोग बना दीजिएगा। ऐसे मैं आप लोग को क्लास में बनवाता ही हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बाबू, आप लोग का चैप्टर ही है वायु, तो हम लोग जानेंगे वो हमारी वायुमंडल क्या होता है बाबू, है ना, और वायुमंडल में कौन कौन सी वायु होती है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए तो हम लोग जानते हैं बाबू। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग का देखिए फर्स्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चैप्टर शुरू होता है, कहता है हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोग समझे। आप लोग भी क्या कीजिए, बुक को ओपन कर लीजिए और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते जाएंगे अंडरलाइन करते जाइएगा। ठीक है, फिर बाद में उसको आप लोग नोट्स में कॉपी में बना लेना। ठीक है, और डेली रिवाइज वगैरह करते हैं या नहीं, याद वगैरह करते हैं ना। चलिए अब देखिए, पृथ्वी पर जो भी जीव रहता है सबको क्या चाहिए, वो सब वायुमंडल पर ही निर्भर रहता है। और हम सांस जो लेते हैं ना, सांस लेने के लिए भी क्या चाहिए जी, सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, कौन, वायुमंडल। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो, मतलब वायुमंडल ना हो, तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। सूर्य का इतना ज़्यादा गर्मी होता है, सूर्य का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जल जाएंगे। ठीक है भाई, इसलिए वायुमंडल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वायुमंडल से हम लोग क्या क्या करते हैं जी, सांस लेते हैं। सूर्य की किरणों के हानिकारक से जो सूर्य की किरण से जो हानि होता है ना, इसके प्रभाव से, सूर्य की किरण के प्रभाव से भी रक्षा कौन करता है, वायुमंडल ही करता है। ठीक है बच्चों, चलिए रात के समय आप लोग देखिएगा, ठंड से हम लोग क्या कर सकते हैं, जम सकते हैं। ठीक है, अतः यह एक क्या है, वायु राशि है। अतः यह वह वायु राशि है जिसमें पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ठीक है बच्चों, वायुमंडल जो है, वायुमंडल वायु की वह राशि है। वायुमंडल जो है वायु राशि, वैसा वायु राशि है जिसमें क्या होता है जी, पृथ्वी के तापमान को क्या करता है, ये रहने योग्य बनाया है। आगे देखिएगा बच्चों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है बाबू कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल कर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम हाईलाइट करते हैं, आप लोग बुक में जल्दी से अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब ऊष्मा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, जिसको हिंदी में भूमंडलीय तापमान कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो बोलिएगा कि जब कारखाना एवं कार धुएं से वायुमंडल में स्तर बढ़ जाता है, किसका जी, तो आप लोग देखिए पृथ्वी पर, तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, सीधा सा समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल से, ठीक है बच्चों, वायुमंडल में, अच्छा अरे ये हाईलाइट हो जा रहा है, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा बैक कर लीजिए। चलिए हाँ, चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बाबू, वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस गैस पैदा करते हैं, इसलिए हम इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहता है वायुमंडल का संगठन, अर्थात वायुमंडल में कौन कौन सी गैस का संगठन है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपको पता होगा जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, O2, ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं ना। चलिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसा दो गैस है जो वायुमंडल में सबसे बड़ा भाग, मतलब सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पूछेगा कौन सा भाग है,
तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन आप लोग का 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। और इसमें देखिए बाबू आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, 0.93% आर्गन पाया जाता है और अन्य सभी गैस मिलकर 0.04। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग समझ चुके हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन जो है बाबू यहाँ पर देखिए, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं, चित्र में आपको दिखाया गया है। ठीक है ना, चलिए नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन जो है ये क्या है जी, वायु में सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली क्या है, गैस है। जब हम सांस लेते हैं ना बच्चों, जब हम क्या करते हैं जी, सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसको जी, पौधा को। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, कौन, पौधा। ठीक है, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप क्या करते हैं, बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर क्या होती है जी, ऊपर उठती है। ठीक है बच्चों, ये भी पॉइंट है आपका कि जब वायु गर्म होगा तो क्या होगा, फैलता है, और जब हल्का हो जाएगा तो क्या होता है, ऊपर उठता है। इसलिए ठंडी वायु सघन और क्या होती है, भारी होती है। ठीक है, इसलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है, जबकि गर्म वायु के ऊपर उठने की हमारे आसपास क्षेत्रों में क्या होता है, ठंडी वायु के स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाते हैं और इस प्रकार वायु का चक्र जो होता है ना, वो क्या होता है, चलते रहता है। समझ गए ना। चलिए अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आप लोग ये बात तो समझ चुके हैं। ठीक है, कि कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। अब देखिए, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाला क्या है जी, दूसरी गैस है। सबसे ज़्यादा तो पहला आप लोगों ने जाना कि नाइट्रोजन, उसके बाद आपका ऑक्सीजन। मनुष्य तथा पशु जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो हरे पादप हैं, जो पेड़ पौधा है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जो कि मैंने आपको पादपों में पोषण जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में बताया था। ठीक है ना, तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं जी, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। अगर हम वृक्ष को काटते हैं बाबू तो इसका संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए, वृक्ष को मत काटिए। ठीक है, एक वृक्ष काटिए तो दो से लगाइए। ठीक है, ऐसे वृक्ष काटना नहीं चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग का ऑक्सीजन की मात्रा बने रहे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं। ठीक है, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, हरे पादप जो होते हैं अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। ठीक है, मनुष्य और जो भाई क्या है, पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। मतलब जितना मनुष्य और पशु मिलकर क्या करता है जी, CO2 छोड़ता है ना, उतना जो ये पादप द्वारा प्रयोग की जाने वाली, मतलब जिसको उतना चाहिए ना पादप को, दोनों की मात्रा क्या होता है, बराबर होता है, जिससे इसका संतुलन बना रहता है। पादप हमको क्या देती है जी, पादप हमको O2 गैस देती है, जो हम लोग क्या देते हैं, पादप को CO2 गैस देते हैं, जिससे दोनों की मात्रा संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। ठीक है, नहीं कहते हैं कि आप लोग ज़्यादा धुआं मत कीजिए नहीं तो वायु प्रदूषण होगा। इसीलिए जब हम लोग कोई सब कोयला खनिज तेल ईंधन जो जलाते हैं तो ये सब क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है, जिससे इसका जो संतुलन है ना गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित कर देता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए आप लोग है ना, इस प्रकार का पेपर में आप लोग सुनते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक, है ना, इस प्रकार आप लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनते होंगे। द विंटर वाज वार्म सेट ऑन रिकॉर्डर्स, है ना,
ग्लोबल सन स्क्रीन लाइकली थिकनेस है ना बच्चों, इस प्रकार आप लोग सुनते होंगे। ठीक है, अब आइए बच्चों, अब आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। तो इससे पहले हम जो आपको टॉपिक अभी 2 टॉपिक पढ़ाएं, क्या क्या टॉपिक पढ़ाएं हम आपको, अभी 2 को टॉपिक पढ़ाए ना जी। एक टॉपिक पहले पढ़ाए वायुमंडल का संगठन, एक वायुमंडल के बारे में। तो इसका पहले हम कुछ नोट्स लिखा देते हैं आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट्स लिखाते हुए चलेंगे, नहीं तो आप लोग क्या करते हैं जी, नोट्स नहीं बनाते हैं, है ना। हम क्लास के बाद आपको नोट्स दे भी देते तो आप कॉपी पर नहीं लिखते। तो पहले लिखिए वायु क्या होता है, तो लिखिएगा कि गैसों का मिश्रण, है ना। वायु क्या है जी, गैसों का मिश्रण जो पृथ्वी का वायुमंडल है और जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं वो वायु कहलाता है। ठीक है, पहले ये लिख लीजिएगा। अब वायुमंडल, वायु का परिभाषा हम इसलिए दे दिया, आपके बुक में नहीं है बाबू, बट चैप्टर का नाम था वायु तो हम दे दिए। वायु को इंग्लिश में एयर बोला जाता है, पता होगा आप लोग को, है ना। चलिए, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु के मोटे आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह जो है बाबू पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों में से एक है ना। इस पर सभी जीवों का अस्तित्व वायुमंडल पर निर्भर करता है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। वायुमंडल का कौन कौन सा कार्य आपको पता है कि हम सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है। ठीक है ना, कौन, वायुमंडल। सांस लेने के लिए जो सांस लेने लायक हमको O2 जो प्रदान करता है, कौन सी, वायुमंडल। यह हमें सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है, अभी तो हम वहाँ पर समझाए थे आपको। यह पृथ्वी को बहुत अधिक गर्म और अधिक ठंडा होने से रोकता है। ठीक है, ये भी पॉइंट लिखाए थे। अब वायुमंडल की संरचना हम लोग क्या करते हैं, पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग पॉइंट को लिखेंगे। देखिए, एक एक पॉइंट आपका लिखाते चलेंगे, नोट्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आप लोग जो समझ रहे हैं इसको भी समझते चलिए। देखिए, अब बाबू कहता है यहाँ पर कि हमारी वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। तो इस प्रकार लिखिएगा, हमारी वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं ब्रह्मंडल। पांचों आप लोग समझ चुके हैं। अब पहला टॉपिक दीजिएगा क्षोभ मंडल। क्या दीजिएगा बाबू, क्षोभ मंडल। अब देखिए, क्षोभ मंडल जो होता है, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर। जो इसकी ऊंचाई है बाबू, सबसे ऊपर देख लीजिए, इसकी ऊंचाई जो है बाबू आपका कितना है जी, 13 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, ओला वर्षण, इसी परत के अंदर होती है। क्लियर। चलिए, अब दूसरा आपका है बाबू समताप मंडल। क्या है जी, समताप मंडल। तो लिखिएगा आप लोग इसमें पॉइंट बनाकर कि क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे भी दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, हाईलाइट भी कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, लिख लिए ना। चलिए, यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ठीक है, बस इतना लिखना है। आगे आइए, आगे देखिएगा बच्चों, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। सब तापमंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है बाबू कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। किसमें जी, तो ये समताप मंडल में। क्लियर। चलिए, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। कौन सा, समताप मंडल। तो इसको नोट कर लीजिए, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से रक्षा करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको लिखते चलिए। आगे अब तीसरा हम लोग मध्य मंडल के बीच आते हैं बाबू, है ना। मध्य मंडल में देखिए बाबू, लिखिएगा कि यह जो है वायुमंडल की तीसरी परत है, वायुमंडल की तीसरी परत है बाबू। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ पर आपको लिखा देते हैं पॉइंट, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, समताप मंडल जो है, यहाँ पर देखिए, समताप मंडल के जस्ट ऊपर मध्य मंडल होता है और ये जो 50 से यहाँ पर 80 देख रहे हैं, यहाँ पर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप 10 से लेकर यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्या 45 तक बोल सकते हैं। ठीक है ना, सीधा सा ये आपका आ जाएगा यहाँ पर जो 20 का है समताप मंडल, और ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो समताप मंडल तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि 50 किलोमीटर तक ना, है ना जी। अच्छा, ये है आपका क्षोभ मंडल, इसके बाद आपका समताप मंडल आ जाता है 50 तक, फिर 80 तक आपका मध्य मंडल आता है, फिर बढ़ाए मंडल आता है 100 तक, फिर ये आपका ऊपर आपका हो जाता है ना जी। चलिए, अब आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक अब आप लोग लिखिएगा। अगला टॉपिक अब आप लोग का क्या है, देखिए, बाह्य वायुमंडल। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, लिखना है बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ठीक है, तो बहुत बच्चा पूछता है सर आयन मंडल के बारे में। तो आयन मंडल बाह्य
वायुमंडल का ये क्या होता है जी, भाग होता है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है, ठीक है। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है कौन, तो बाह्य वायुमंडल, ठीक है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। वीवीआई पॉइंट है जी, इसको याद कर लीजिए। या रेडियो के लिए इस परत का उपयोग होता है, ठीक है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा क्या होती है, पुनः परिवर्तित कर दी जाती है। तो चलिए आगे देखिएगा। आगे का आपका टॉपिक है ब्रह्मंडल। क्या है टॉपिक जी, ब्रह्मंडल। तो ब्रह्मंडल के बारे में हम लोग समझेंगे। ब्रह्मंडल क्या होता है बच्चों, तो बोलिएगा कि सर जी वायुमंडल की क्या बोलिएगा, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मंडल के नाम से जानते हैं। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को ब्रह्मंडल के नाम से जानते हैं या कहते हैं। यह वायु की पतली परत होती है और हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष तक तैरती रहती है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हल्की गैस, सबसे हल्की गैस कौन सा है, तो उसमें हीलियम आ जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन, ये सब हल्का गैस है। तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब आपका मौसम एवं जलवायु टॉपिक है। तो हम अभी आपको पहले क्या करते हैं जी, पॉइंट लिखाते हैं ना। आइए पॉइंट आप लोग को ऐसे हम दे देंगे नोट्स, तो लिख लीजिएगा। बताइए आप लोग हमको है ना, एक बार बता दीजिए, लिख लीजिएगा। तो हम ऐसे समझाते ही जा रहे हैं, वही बात तो दोबारा क्या समझाना, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो बोलिए, देखिए कह रहा है बाबू यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह कई गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल का अधिकांश भाग 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन से बना है। ये बात हम आपको पहले बता दिए हैं। और अन्य गैस जो अल्प मात्रा में मौजूद है वे है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है, आर्गन 0.93% है, और अन्य में हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन आ जाता है। ये सब गैसों के अलावा सूक्ष्म धूल कण में मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन के बारे में लिखिएगा कि वह गैस जो हवा की सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हवा में, वो उसको नाइट्रोजन बोलते हैं। पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधा हवा से गैसीय नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, इस प्रकार लिख लीजिएगा। फिर ऑक्सीजन के बारे में पॉइंट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है बाबू, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी आप लोग पॉइंट लिख लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों लिख लीजिएगा। फिर आप लोग का वायुमंडल की संरचना है, चलिए इसके बारे में भी आप लोग पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिएगा। ओके, चलिए 5 परत से मिलकर बना है, सब कुछ आपको डिटेल में नोट्स में दे देंगे, ठीक है। तो पहले हम हाईलाइट जो करते हैं ना, इसी को लिखते चलिए, नहीं तो ऐसा करते हैं जो हाईलाइट बुक से समझाते जाते हैं ना, इसी को लिखते चलिए, इससे भी आपका नोट्स बन जाएगा। आइए, मौसम एवं जलवायु, अगली टॉपिक क्या है बाबू, मौसम एवं जलवायु, यही है ना टॉपिक, मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी, अब आप बताइए, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा कि धूप निकलेगा। कितनी बार हमें क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच में क्या होता है कि भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना है, ठीक है ना। आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते हुए तो वहाँ पर जो क्रिकेट के जो प्रेमी होते हैं, ठीक है, क्रिकेट प्रेमी होता है, उसका मुँह से आप लोग सुनते होंगे सब बात, है ना। यदि हम कल्पना करें तो हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क और उसके स्पीकर तो मौसम हुआ है जो इसी के नियंत्रण बटनों को छेड़छाड़ करता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, ठीक है। चलिए, आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप में दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम की दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। चलिए अब हम आपको मौसम का परिभाषा तो यहाँ पर नहीं दिया है, अगर आप लोग बोलिएगा तो हम आपको लिखा देंगे, ठीक है। मौसम का यहाँ पर परिभाषा आपका नहीं दिया है, मौसम और जलवायु इसके बारे में आपको यहाँ पर नहीं दिया है, बट हम आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। चलिए लिखिएगा, आप लोग आ जाइए बच्चों, यहाँ पर आप लोग लिखना शुरू भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखिएगा, किसी विशेष समय में किसी क्षेत्र में वातावरण की स्थिति को हम लोग मौसम बोलते हैं। यह दिन प्रतिदिन नाटकीय रूप में बदलता रहता है, यहाँ तक कि लाक्षणिक रूप में से भी कहा जाता है कि यह मौसम की तरह परिवर्तनशील है, ठीक है। मौसम गर्म, आर्द्र, सुखद और हवादार हो सकता है, ठीक है बच्चों। जलवायु का परिभाषा लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, किसी स्थान की लंबे समय तक की औसत मौसम स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हैं। जलवायु जो होता है वो किसी स्थान की जलवायु को परिभाषित करने के लिए 20 वर्ष से अधिक के मौसम पैटर्न पर विचार किया जाता है, ठीक है।
चलिए बस इतना ही पॉइंट था जो कि आप लोगों ने नोट कर लिया। चलिए आ जाइए, शायद हमको नहीं लगता कि आपको दिखा होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए बच्चों। यहाँ पर आप लोग देखिएगा आगे मौसम का जो बोल दिया ना परिभाषा, उसी को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जो बोले थे इसे नोट्स में हम दे देंगे, ठीक है, नोट्स में हम दे देंगे। यहाँ पर नहीं सुनाई दिया होगा क्योंकि नहीं दिखाई देगा क्योंकि आप लोग को प्यारे बच्चों ये सिंगल एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर जो अभी बुक में जो पढ़ा रहे हैं ही दिखेगा, ठीक है। चलिए आज प्रतिदिन आप लोग देखते होंगे तापमान का अनुभव करते होंगे, वायुमंडल का तापमान होता है। देखिएगा बच्चों पॉइंट है यहाँ पर तापमान, तो इसमें पॉइंट परिभाषा इसका लिखिएगा कि वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को हम लोग क्या बोलते हैं, तापमान कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है बच्चों, शीत ऋतु की अपेक्षा, ठीक है, लिखिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में जो ताप होता है ज़्यादा बढ़ता। चलिए आइए अब हम लोग आतपन के बारे में समझते हैं बच्चों। आतपन है ना, आपतन नहीं आतपन है ना। चलिए आतपन जो है बाबू ये एक क्या है, महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, जो तापमान के परिवर्तन को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। तो ये पॉइंट हो गया, इसको लिख लीजिए, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। हो गया ना। चलिए आगे देखिए, अब देखिए बच्चों ये जो आप लोग देख रहे हैं ये तापमापी, ये तापमान मापता है। वायु दाब मापी, ये वायु दाब मापता है। वर्षा मापी जो होता है ये वर्षा की मात्रा मापता है। और वायु दिग्दर्शी ये पवन की दिशा को दर्शाता है। ये मौसम की जानकारी देने वाला यंत्र है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना तापमापी, इसमें ये एक स्केल की तरह होता है ना, आप लोग देखे हुए होंगे तो अच्छी बात है। ये वायु दाब मापी है, देख लीजिए किस प्रकार से है। आप लोग को ऐसे स्कूल में आपको आपके स्कूल में होना चाहिए। आपके स्कूल में जाइएगा तो जो ज्योग्राफी वाले टीचर होंगे उनसे बोलिएगा सर ये हमको दिखाइए, तो आपके स्कूल में शायद होगा तो दिखा भी सकते हैं, ऐसे आप लोग पूछिएगा सर से, ओके। चलिए आतपन सूर्यताप है ना, सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, ठीक है। चलिए यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी, ठीक है। तो गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। मतलब आप लोग ले लीजिए, आप लोग के गांव में जितना है ना, गांव में जो होता है ना गर्मी ये कम होती है शहर के अलावा। जैसे आप लोग पटना में देखिएगा तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होता है गाँव की अपेक्षा, ठीक है। उतना भी ज़्यादा नहीं है कि नहीं रह सके, बट गाँव की अपेक्षा, गाँव में आप लोग को पता होगा पेड़ पौधा ज़्यादा होता है ना, यहाँ पर गाड़ी वगैरह ज़्यादा चलती है, तो यहाँ पर गर्मी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा यहाँ पर गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाता है। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है, ठीक है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब पॉइंट लिखना है तो लिख सकते हैं, तापमान को मापने का मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार जो थे वो एंडर सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए बच्चों, अगला टॉपिक है आपका वायु दाब। क्या है टॉपिक, वायु दाब। तो वायु दाब क्या करता है, अभी आप लोगों ने देखा वायु की दाब को मापता है, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए तो हमको कि वायु हमारे उच्च शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, ठीक है ना। चलिए किंतु हम लोग उसका अनुभव तो करते नहीं हैं, क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, ठीक है ना। इसको आप लोग क्वेश्चन बना भी सकते हैं, ठीक है, कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाते हैं किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु जो होता है बाबू, वायु का दाब हमारे शरीर के ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, इसलिए, ठीक है। चलिए पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। बच्चों पॉइंट आप लोग का आ गया, तो अब इसको लिखना पड़ेगा आपको। लिखिएगा कि पृथ्वी की सतह, जो हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, बस यही लिखना है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है, ओके। चलिए वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने वाली दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो ये भी पॉइंट आपका है जी कि समुद्र स्तर पर, ठीक है, पॉइंट लिखना चाहे तो लिखिए जल्दी से। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह क्या होता है, घटता जाता है।
है ना वायु दाब क्षैतिज, ठीक है बच्चों। वायु दाब जो होती है ये क्षैतिज विवरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। अधिक तापमान, ठीक है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है या निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब वायु बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू, यहाँ पर वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। वीवीआई पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, ठीक है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, ठीक है बच्चों। चलिए इसके फलस्वरूप या भारी होती है, ठीक है। इसके फलस्वरूप जहाँ पर ठंडा ज़्यादा होगा वहाँ पर ये क्या होगा, भारी होगा। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाते हैं और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। बस इतना आप लोग को इस प्रकार लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। चलिए चलिए हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पवन। पवन के बारे में अब आप लोग लिखिए, पवन टॉपिक दे दीजिए पहले, पवन। ओके, आइए पॉइंट हम लोग पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। देखिएगा बच्चों, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पहले पवन की परिभाषा जानेंगे तो लिखेंगे उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की जो गति को हम लोग क्या बोलेंगे, पवन बोलेंगे। बोलिएगा उच्च दाब क्षेत्र, क्या बोलिएगा बच्चों, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन बोलते हैं। क्या बोलिएगा, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन बोलते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं, ठीक है। जिधर से दिशा के आधार पर उसका तय होता है, ठीक है ना। जिधर से पवन आएगी, जैसे पवन का नाम उसके आने वाले दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे पश्चिम से आने वाला पवन क्या होगा, पछुआ। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट बक्सा बनाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू, यहाँ पर आज पवन का काम करते है ना, आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती और तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, तो कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल और धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपको समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है बच्चों। चलिए तो उसको आप लोगों को स्वयं सोचना होगा, ठीक है। चलिए पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है बच्चों, है ना। पहला आपका आ जाता है इस यहाँ पर क्या, अस्थाई पवन। पहला क्या आता है, अस्थाई पवन। दूसरा आपका मौसमी पवन, ठीक है, दूसरा आपका मौसमी पवन। तीसरा आपका स्थानीय पवन है। अब स्थानीय पवन के बारे में आप लोग भी समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, है ना, यहाँ पर क्या है बाबू, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थाई पवनें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, लाइन कर देते हैं, ठीक है। चलिए व्यापारिक पवनें एवं पूर्वी पवनें अस्थाई पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, ठीक है। चलिए अच्छा अब देखिएगा मौसमी पवनें, तो ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवनें, ठीक है। चलिए ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र, है ना, किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समय, ठीक है। अच्छा आप देखिएगा बाबू, भारत के, है ना, भारत के, यहाँ पर रुकिए 1 मिनट। चलिए अब लिखिएगा, भारत के उत्तरी क्षेत्र को गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, इसे क्या बोलते हैं जी, लू बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका क्लियर हो चुका है चक्रवात के बारे में। चक्रवात एक प्राकृतिक आवेश है। पता होगा कि भारत के पूर्वी, है ना, भारत के पूर्वी, है ना बच्चों, पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था, ठीक है। और 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिससे राज्य को एक बड़े भाग में क्या हुई, तबाही मचाई, ठीक है ना। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा और ज्वारीय ये जो प्रोत्कर्ष है इसमें हानि हुई, ठीक है। इसको आप लोग स्वयं से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे का जो टॉपिक है आर्द्रता, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिए आर्द्रता देखिए बाबू, आर्द्रता, ओके। चलिए देखिएगा, आर्द्रता में जब जल पृथ्वी की विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होती है तो यह जल वाष्पन बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग बोलना है यहाँ पर क्या पॉइंट में, कि वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। चलिए जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम
आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे वायु गर्म हो जाती है तो इसका जलवाष्प धारण की करने की जो क्षमता होती है ये क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। ठीक है, आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है एवं हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे है ना, उस समय आप लोग को है ना गर्मी छुट्टी भी मिल जाता है। देखिए बाबू, ठंडी वायु है और इधर गर्म वायु है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार जो वर्षा होती है इसको हम लोग चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। अगर आर्द्र वायु है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पर्वतीय वर्षा। देख लीजिए आप लोग। और गर्म वायु में संवहनी वर्षा। वर्षा भी 3 प्रकार का होता है, हम आपको बता देंगे। ठीक है, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी पॉइंट है, ये हाईलाइट नहीं करना है बट अंडरलाइन कर लेना है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों को एक क्या है, समूह है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। ठीक है, चलिए। आकाश में उड़ती हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान ना रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ में चलते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखिएगा परिभाषा आप लोग वर्षा की, कि पृथ्वी पर जल के रूप में नीचे गिरने वाला, पृथ्वी के जल के रूप में नीचे गिरने वाला जो वर्षण होता है उसी को हम लोग वर्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। ठीक है, जो भूमि के भौम जल किसको बोलते हैं, भूमि में के जो अंदर का जो जल होता है उसी को भौम जल बोलते हैं। पौधे जल है ना, देखिए हाईलाइट हो रहा लगा। चलिए, पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों में पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के है ना 3 प्रकार होते हैं। तो बच्चों इसको लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए, क्रियाविधि आधार पर 3 प्रकार का होता है, संवहनी, पर्वतीय, चक्रवाती वर्षा। ठीक है, चलिए। पौधे एवं जीव जंतु को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षा आप लोग को पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्षा कब होगी, जब हम लोग प्रदूषण कम होगा, पेड़ पौधा ज़्यादा रहता है तभी वर्षा होता है ना। देखिएगा वर्षा कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बहुत वर्षा नहीं होने के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा, अगर वर्षा नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा, गर्मी से लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। वर्षण के दूसरे रूप में हिम वृष्टि और ओला है। ठीक है, चलिए इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार देखिए, पौधे एवं जीव जंतु को जीवित रहने के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है। इसे धरातल ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है, और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होगी तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, वर्षा कम होगी तो फिर सूखा पड़ जाएगा, और ज़्यादा होगा तो बाढ़ आ जाएगा। अब देखिए, अब आपका सब क्वेश्चन बनता है या नहीं इसको समझिए। वायुमंडल क्या है, हम आपको अभी तुरंत बताए थे, फर्स्ट जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको वहीं पर बताए थे कि हमारे जो पृथ्वी है ये वायु की मोटी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है, आपको पता होगा, एक नाइट्रोजन से, दूसरा आपका ऑक्सीजन से। बताए थे ना। वायुमंडल में कौन सी हरित गृह प्रभाव करती है, ये बाबू आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही आपको बताए थे कि है ना, मतलब क्या, ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताए थे ना, ग्रीन हाउस प्रभाव, तो उसको कौन उत्पन्न करता है जी, यही वायुमंडल में कौन सी गैस, तो CO2। ठीक है, चलिए। मौसम किसे कहते हैं, ये हम परिभाषा आपको लिखाए थे, बताइए मौसम किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम लिखाए हुए थे ना, आप लोग लिखिए या नहीं लिखिए हमको नहीं पता, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। वर्षा के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है, आपको पता है, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और एक संवहनी वर्षा। वायु दाब क्या है, तो वायु जो दाब लगाते हैं उसी को हम लोग वायु दाब कहते हैं ना। चलिए, तो इस सब क्वेश्चन का उत्तर अगर आप ध्यान से पूरे लेक्चर को कंप्लीट देखे हुए होंगे, सब क्वेश्चन का उत्तर हम आपको अच्छे तरीक़ा से क्लियर स्पष्ट रूप में बता दिए। ऐसे हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो क्लास दे देंगे, तो वहाँ से भी देखकर लिख लीजिएगा। तो कहता है निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, तो कौन सी गैस हमको पूरे सूर्य की हानिकारक किरण से बताएगी, बताइए। CO2, नाइट्रोजन या ओजोन, इसको आपको स्वयं बताना है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, बताना है। अभी तुरंत हम बताएं, सब पॉइंट लिखा है, वायुमंडल के निम्न सब बताइएगा। आप लोग को अभी कमेंट में, अगर आप अच्छे तरीक़ा से पढ़े हुए हैं, ये ऑब्जेक्टिव अगर स्वयं से बनाकर आप लोग बोलते हैं सर रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन आप लोग कैसे कीजिएगा। मान लीजिए आज हम ये चैप्टर पढ़ा दिए, अभी सब पॉइंट लिखा है ना, सब हाईलाइट पॉइंट लिखा है, सबको समझाए भी थे, आप क्या कीजिएगा, 1 सप्ताह बाद 2 सप्ताह बाद ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाकर देखिएगा। ये जो आपका है बाबू, ये सब क्वेश्चन आंसर को बोलिएगा, मन ही मन बोलिएगा वायुमंडल क्या है, आप जवाब बोलिएगा स्वयं से, कॉपी बिना देखिए।
देखिए तो आपका रिवीजन उसी प्रकार होता है, ठीक है ना। वायु दाब क्या है, अपना मन से बोल दिया बिना कॉपी देखे, तो मानिएगा हमको याद है, हमको आता है। वर्षा कितना प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है, बता दीजिएगा, है ना। वो तो ये सब बता लीजिएगा स्वयं से, तो आपको ये चैप्टर पूरा आ जाएगा। तो बच्चों यही था आपका ये चैप्टर। हम आपको इसका A to Z ये सब क्वेश्चन का सबका उत्तर हम आपको अच्छे तरीके से कराए हुए हैं, आपको मिल जाएगा, नोट्स भी इसका मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए ऐसे बुक में हम हाईलाइट सब पॉइंट कर दें, तो इसको भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए हमको कि आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, हमको जल्दी से नीचे बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए।